हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज़ गौरी। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यहाँ पे जो इस साल के लिए पीएचडी एडमिशन्स टेस्ट होने वाली है उसमें जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का सब्जेक्ट है उसके लिए लेक्चर सीरीज़ ले रही हूँ। एंड इन टुडेज सेशन में आप सभी के साथ रिसर्च मेथोडोलॉजी के 2021 साल के PYQs डिस्कस करने वाली हूँ, ओके, ऑफ पीएचडी एडमिशन्स टेस्ट एट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सो इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो डाउट्स है रिलेवेंट टू डिफरेंट टॉपिक्स अंडर रिसर्च मेथोडोलॉजी वो तो क्लियर हो ही जाएंगे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको आइडिया मिल जाएगी कि एग्जैक्टली किस प्रकार के एमसीक्यूज आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन के अंदर पूछे जाते हैं, ओके। PYQs भी ईच एंड एवरी ईयर रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं, सो आपको उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी कि एग्जैक्टली कौन से MCQs आपको रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं। सो यू कैन प्रैक्टिस ऑल दोज MCQs. So now let us begin with this video. So students, as all of you know that AMU PhD admissions टेस्ट होने वाली है, ओके, जिसमें आपको 50% MCQs या रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर पूछे जाएंगे एंड 50% MCQs आप सभी को कंसर्न रिसर्च सब्जेक्ट के लिए पूछे जाएंगे। आप सभी को एटलीस्ट 50% मार्क्स तो स्कोर करने हैं, तब भी आप पीएचडी एडमिशन टेस्ट को क्वालिफाई कर पाओगे, जिसे क्वालिफाई करने के लिए हम आप सभी को रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिस कोर्स की मदद से सारे स्टूडेंट्स रिसर्च मेथोडोलॉजी में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं एंड वो पीएचडी एडमिशन टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं। इस कोर्स में आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें थियोरीज और MCQs दोनों के ऊपर भी लेक्चर सीरीज अवेलेबल है। आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है। ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 MCQs, दैट्स ओवरऑल आपके इसमें 400 MCQs कवर हो जाते हैं। MCQs ये सॉल्व करने के बाद, यानी कि मॉक टेस्ट सॉल्व करने के बाद आप आपका प्रिपरेशन लेवल देख सकते हैं बिफोर द पीएचडी एडमिशन टेस्ट, ओके। आपको इसमें 1500 से भी ज़्यादा MCQs का रिवीजन PDF प्रोवाइड किया जाता है, जिस PDF की मदद से सारे स्टूडेंट्स सारे टॉपिक्स को एक ही PDF में रिवाइज कर सकते हैं। उनको गारंटीड 80% जो MCQs है वो इसी PDF में से मिलते हैं आउट ऑफ 100% MCQs इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ पीएचडी एडमिशन्स टेस्ट। आपको इसमें सॉल्व PYQs का PDF भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसकी मदद से सारे स्टूडेंट्स रिसर्च मेथोडोलॉजी PYQs को काफ़ी अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं एंड काफ़ी सारे PYQs आपको ईच एंड एवरी ईयर रिपीटेटिवली पूछे भी जाते हैं। सो आपको मोस्ट ऑफ द MCQs आपको इसी PDF में से मिलेंगे, ओके, इन पीएचडी एडमिशन टेस्ट। ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये आपको हिंदी एंड इंग्लिश इन दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप कंप्लीट कोर्स को परचेस करना चाहते हैं देन इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप स्क्रीन पर दिखाई गए इन व्हाट्सएप नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। कोर्स की फ़ीस है सिर्फ 699 एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स का गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं, ओके। सो स्टूडेंट्स, ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स है दिस इज़ नथिंग बट अ रिवीजन पैकेज, जिसकी मदद से सारे स्टूडेंट्स रिसर्च मेथोडोलॉजी में काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन करके काफ़ी अच्छे से मार्क्स वो स्कोर करते हैं। पिछले साल भी हमारा रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा था, इस साल भी काफ़ी अच्छा रहेगा। सो सारे स्टूडेंट्स पीएचडी एडमिशन टेस्ट को गारंटीड क्वालिफाई करेंगे, ओके। Now let us begin. SPSS stands for. Now SPSS का फुल फॉर्म क्या है? Whether it is Statistical Package for Social Sciences, Speedy Package for Social Sciences, Special Package for Social Sciences, Sequential Package for Social Sciences. Now students, SPSS ये एक सॉफ्टवेयर है जिसे IBM ने डेवलप किया था ताकि हम डेटा को मैनेज कर सके, ताकि हम एडवांस्ड एनालिटिक्स कर सके, ताकि हम मल्टीवेरिएट एनालिसिस कर सके, ताकि हम बिजनेस इंटेलिजेंस कर सके, ताकि हम क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी कर सके। सो मोस्टली डेटा को एनालाइज करने के लिए एंड डेटा को मैनेज करने के लिए इस सॉफ्टवेयर को IBM ने बनाया है एंड इस सॉफ्टवेयर का फुल फॉर्म है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज, ओके। दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन 1, दैट इज स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज। अंडर हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च स्टडीज अ रिसर्चर ट्राइज टू फाइंड, ओके। जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का रिसर्च टाइप होता है उसमें रिसर्चर एग्जैक्टली क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करता है? The characteristics of a particular individual, the frequency with which something occurs, a new insight into the area of research, the causal relationship between variables. Okay,
सो स्टूडेंट्स, ये जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग टाइप का रिसर्च होता है, ओके इसमें बेसिकली रिसर्चर ज़्यादातर जो कॉजल रिलेशनशिप होता है वेरिएबल्स के बीच का, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। ओके, बिकॉज हाइपोथेसिस टेस्टिंग ये एक टेस्टिंग होती है जिसमें बेसिकली जो वेरिएबल्स होते हैं अंडर स्टडी उनके टेस्टिंग की जाती है। ओके, जिसमें आप काफ़ी सारे स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल करके टेस्टिंग करवाते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, जैसे कि हमने देखा था। ओके, सो बेसिकली दिस कम्स अंडर व्हाट, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, एंड दैट्स व्हाई हाइपोथेसिस टेस्टिंग का जो रिसर्च स्टडी होता है इसमें बेसिकली हम कॉजल रिलेशनशिप जो होते हैं वेरिएबल्स अंडर स्टडी उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। दैट्स हियर योर करेक्ट ऑप्शन शुड बी व्हाट, ऑप्शन 4, दैट इज अ कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। ओके, यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। अगर आपको पर्टिकुलर इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करना है देन बेसिकली दिस इज मोर रिलेवेंट टू केस स्टडी टाइप ऑफ रिसर्च। ओके, जैसे कि हमने देखा था केस स्टडी टाइप ऑफ रिसर्च और जो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है इसमें बेसिकली हम पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करते हैं। सो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फ्रीक्वेंसी विथ विच समथिंग ऑकर्स, अगर हमें किसी थिंग की फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है देन ये जो गोल है ये बेसिकली डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का गोल होता है, यानी कि डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ रिसर्च का ये गोल होता है। दैट्स व्हाई ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अ न्यू इंसाइट इनटू द एरिया ऑफ रिसर्च। ओके, किसी भी रिसर्च टाइप में अगर आपको नए इंसाइट को खोजना है, अगर आपको नए नॉलेज को यहाँ पे एडअप करना है देन ये जो गोल है ये बेसिकली किसी भी टाइप ऑफ रिसर्च का गोल हो सकता है। ओके, दिस इज नॉट स्पेसिफिक रिलेवेंट टू द हाइपोथेसिस टेस्टिंग टाइप ऑफ रिसर्च। दैट्स व्हाई ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, बिकॉज ये जो ऑब्जेक्टिव है ये ब्रॉड ऑब्जेक्टिव है किसी भी रिसर्च का। ओके, सो स्टूडेंट्स, AMU PhD एडमिशन टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए हम आप सभी को पेपर 2 का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। पेपर 2 यानी कि कंसर्न रिसर्च सब्जेक्ट पेपर, यानी कि आपका सेक्शन 2। ओके, इसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड MCQs प्रोवाइड किए जाते हैं। सो MCQs में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs एंड PYQs होते हैं, उनको यहाँ पे हमने कवर किया है। ओके, इनकी मदद से सारे स्टूडेंट्स पेपर 2 में काफ़ी अच्छे स्कोर्स लाते हैं एंड वो PhD एडमिशन टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं। यहाँ स्क्रीन पर जितने भी सारे सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर करंटली हमारे पास पेपर 2 का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के लिए स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है देन आप मुझे कमेंट करके पूछिए। पेपर 2 स्टडी मटेरियल की फ़ीस है सिर्फ 999 एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स का गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं। ओके, टू ज्वाइन आवर कोर्सेस आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कांटेक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। पेपर 2 स्टडी मटेरियल ये आप सभी को PhD एडमिशन टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए तो बहुत काम आएगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये आप सभी को इंटरव्यू सेशन को क्वालिफाई करने के लिए भी बहुत काम आएगा, बिकॉज इंटरव्यू सेशन में आपको काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस है वो पेपर 2 के बारे में ज़्यादातर पूछे जाते हैं जिनके नोट्स हमने स्टडी मटेरियल में कवर किए हैं। ओके, in historical research the purpose of the external criticism is to, now historical research में जो external criticism होता है उसका पर्पस क्या होता है, whether to establish authenticity of the data, establish validity of the content, analyze the results of the research, generalize the findings of the research. Okay, now students, historical research में basically हम past events के बारे में study करते हैं and historical research में जो external criticism होता है basically इसका मतलब ये होता है कि authenticity of the document, मतलब जो डॉक्यूमेंट आपने यू कैन से कि कलेक्ट किया है और जो डेटा आपके पास पहले से ही है सो उस डेटा का जो ऑथेंटिसिटी है वो क्या है, वेदर दैट डेटा इज रिलायबल और नॉट। किसी भी रिसर्च को स्टार्ट करने से पहले रिसर्चर हैज़ टू कंफर्म द ओरिजिनलिटी और द सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। ओके, सो जो डॉक्यूमेंट उसके पास है जिसके आधार पर वो रिसर्च करना चाहता है, so whether that document is original or not or whether it is authenticate or not. Okay,
जिसकी वजह से हम बायस को अवॉइड कर सकते हैं, यानी कि अनफेयरनेस को हम यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं। ओके, दैट्स वाई जो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म है उसका पर्पस यही होता है कि टू इस्टेब्लिश द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डेटा इन हिस्टोरिकल रिसर्च। ये करना हिस्टोरिकल रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हिस्टोरिकल रिसर्च में हम ऑब्जर्वेशन तो कर ही नहीं सकते हैं, बिकॉज पास्ट इवेंट्स के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। सो पास्ट इवेंट्स को लेकर जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होते हैं, सो वी शुड बी एबल टू कंफर्म दैट कि वेदर ये डॉक्यूमेंट्स उतने ऑथेंटिकेट है या नहीं। दैट्स वाई the purpose of external criticism is that to establish authenticity of the data. So which is your correct answer. Establish validity of the content का मतलब होता है कि your internal criticism. Okay, internal criticism. एंड एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म का मतलब होता है कि इस्टेब्लिश ऑथेंटिसिटी ऑफ द डेटा। एनालाइज द रिजल्ट्स ऑफ द रिसर्च, ये बेसिकली बहुत ही ब्रॉड पर्पस है एंड ये पर्पस किसी भी रिसर्च का हो सकता है। दिस इज नॉट एप्लीकेबल ओनली टू हिस्टोरिकल रिसर्च। जनरलाइज द फाइंडिंग्स ऑफ द रिसर्च, बेसिकली दिस कम्स टू द एक्सटर्नल वैलिडिटी कॉन्सेप्ट, बिकॉज एक्सटर्नल वैलिडिटी का मतलब यही होता है कि कितने एक्सटेंट के साथ आप आपके रिसर्च के रिजल्ट्स दूसरे सिचुएशन के ऊपर जनरलाइज कर सकते हैं। सो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ओके, ऑब्जर्वेशन इज नॉट वन ऑफ द पॉसिबल स्ट्रैटेजीज फॉर डेटा कलेक्शन इन। नाउ इनमें से कौन सा रिसर्च ऐसा है जिसमें आप ऑब्जर्वेशन, ये जो स्ट्रैटेजी है जिसको आप इस्तेमाल करते हैं फॉर द डेटा कलेक्शन, वो आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। ओके, केस स्टडी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च। नाउ स्टूडेंट्स, इफ यू सी हियर केस स्टडी, सो आमतौर पर केस स्टडी में बेसिकली हम यूनिक यू कैन से यूनिक थिंग हो, यूनिक इंडिविजुअल हो, यूनिक ऑब्जेक्ट हो, उसके ऊपर आप इन डेप्थ स्टडी करते हो। दैट्स वाई केस स्टडीज में ऑब्जर्वेशन हम यूज़ करते हैं फॉर द डेटा कलेक्शन, जिसमें बेसिकली आप ह्यूमन के बिहेवियर्स को, उनके एक्टिविटीज़ को आप वॉच आउट कर सकते हैं, उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं रिलेवेंट टू केस स्टडी, उनको आप वॉच आउट कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो केस स्टडी में ऑब्जर्वेशन, ये स्ट्रैटेजी हम यूज़ करते हैं टू कलेक्ट द डेटा। सो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का तो क्राइटेरिया ही ये है कि ऑब्जर्वेशन करो, बिकॉज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, दैट्स वाई वी नीड टू ऑब्जर्व द वेरिएबल्स अंडर स्टडी। ओके, ये तो क्राइटेरिया है इसमें। सो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। इफ़ यू सी एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, देन एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में बेसिकली जो फैक्ट्स हो चुके हैं, ओके, उनके ऊपर स्टडी किया जाता है। सो बेसिकली जो फैक्ट्स हो चुके हैं उनके आउटकम के ऊपर यहाँ पे स्टडी किया जाता है। एंड इफ़ यू सी एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, देन ये दोनों भी वैसे तो सिमिलर है, बट यही एक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप वेरिएबल्स जो होते हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं, बट एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, बिकॉज ये फैक्ट्स पहले से ही हो चुके हैं। दैट्स वाई एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में अगर आपको ऑब्जर्वेशन करना है टू कलेक्ट द डेटा, देन आप कर सकते हो, जैसे कि you can collect the data on behavior or responses of participants after the event has been occurred. So ये भी option eliminate हो गया। and the remaining option which is historical research. Now historical research में मैंने आप सभी को पहले भी बताया था कि जिसमें आप past events के बारे में study करते हो, that's why it is impossible to observe the data as it is. Okay, बिकॉज ये इवेंट्स पहले से ही हो चुके हैं, सो यू कांट ऑब्जर्व देम। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको हिस्ट्री में कोई इंसिडेंस हुआ है, देन उस इंसिडेंस को आपको एज इट इज ऑब्जर्व करना है, देन यू कांट ऑब्जर्व इट। Okay, that's why this is your correct option, that is historical research. And there is difference between ex post facto research and historical research. Ex post facto research में जो अभी हुए गए जो फैक्ट्स होते हैं, मतलब रिसेंटली ऑकर्ड फैक्ट्स होते हैं, उनके बारे में स्टडी किया जाता है, उनके आउटकम के बारे में स्टडी किया जाता है। बट हिस्टोरिकल रिसर्च में काफ़ी पुराने इवेंट्स, मतलब बेसिकली हिस्ट्री के बारे में स्टडी किया जाता है। दैट्स व्हाई इट इज़ इम्पॉसिबल टू ऑब्जर्व द थिंग्स एज इट इज़, टू ऑब्जर्व द सिचुएशन एज इट इज़। ओके, द थिंकिंग प्रोसेस इन विच वन प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स इज कॉल्ड। ओके, इनमें से कौन सी थिंकिंग प्रोसेस ऐसी है जिसमें बेसिकली हम जनरल से शुरुआत करते हैं टोवर्ड्स द स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स,
inductive reasoning, productive reasoning, deductive reasoning, numerical reasoning. Now students, हमने inductive और deductive reasoning कई बार पढ़ा है, राइट, एंड इसके बारे में आपको काफ़ी क्वेश्चंस भी पूछे हैं इन AMU PhD एंट्रेंस टेस्ट. ओके, सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए. थिंकिंग प्रोसेस में अगर हम जनरल सिचुएशन से शुरुआत करते हैं टुवर्ड्स द स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स, यानी कि स्पेसिफिक कंक्लूजन, देन उसे कहा जाता है व्हाट, डिडक्टिव रीजनिंग. सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज डिडक्टिव रीजनिंग. एंड इफ यू थिंक अबाउट इंडक्टिव रीजनिंग, देन इसमें बेसिकली आप स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से शुरुआत करते हो टुवर्ड्स द थियरी फॉर्मुलेशन. सो ये जो थियरी होती है, दिस इज बेसिकली अ जनरल कंक्लूजन, ये आपका जनरल कंक्लूजन होता है. सो इंडक्टिव रीजनिंग में आप स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से शुरुआत करते हो टुवर्ड्स द जनरल कंक्लूजन. इफ यू सी प्रोडक्टिव रीजनिंग, देन प्रोडक्टिव रीजनिंग आता है जब आप किसी प्रोडक्ट को बनाने की कोशिश करते हो. एंड न्यूमेरिकल रीजनिंग में बेसिकली जो न्यूमेरिकल ऑपरेशंस होते हैं जो हम करते हैं मैथमेटिक्स में, देन उनको करने जब भी हम उनको करते हैं, देन उसमें जो रीजनिंग होती है उसे कहा जाता है व्हाट, न्यूमेरिकल रीजनिंग. ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट. नाउ इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है जो यू कैन से कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. सो वेदर इट इज सब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म्स. स्टैंडर्डाइज टेस्ट का मतलब होता है कि ऐसे टेस्ट जिनको हमने स्टैंडर्डाइज किया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, जैसे कि पैरामेट्रिक टेस्ट में हमने देखा था टी टेस्ट, एफ टेस्ट, एक्सेट्रा. सो ये जो सारे टेस्ट है, दिस आर नथिंग बट व्हाट, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट. एंड इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, एंड उनमें से सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक होती है कि रिलायबिलिटी. यहाँ पे रिलायबिलिटी का जो मतलब होता है वो ये होता है कि कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स दैट ऑब्टेन बाय इंडिविजुअल ऑन सेम टेस्ट ऑन 2 डिफरेंट ओकेशंस. ओके, मतलब रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि अगर डिफरेंट ओकेशंस में अगर डिफरेंट इंडिविजुअल्स एक ही टेस्ट को करते हैं, देन उस टेस्ट से उनको कंसिस्टेंटली सिमिलर स्कोर्स मिलते हैं. सो जितने सिमिलर स्कोर्स उनको ज़्यादा मिलते हैं, उतनी ही उस टेस्ट की रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है. सो दिस इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट. जैसे कि फॉर एग्जांपल टेस्ट रीटेस्ट, ओके, जिसमें बेसिकली आप टेम्परल स्टेबिलिटी चाहते हो. स्प्लिट हाफ टेस्ट से अगर आप करोगे टेस्टिंग, देन उसमें आप टेस्ट की इंटरनल कंसिस्टेंसी जान सकते हो. इफ यू सी वैलिडिटी, देन वैलिडिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, जिसमें बेसिकली जो टेस्ट की एक्यूरेसी होती है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि टेस्ट की एक्यूरेसी कितनी है. सो द टेस्ट हैज टू बी डिवाइज्ड टू मेजर व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर इन ऑर्डर टू बी हेल्ड एज वैलिड एंड यूजेबल. सो इस टेस्ट को हमने जिस रीज़न के लिए बनाया है, सो उस रीज़न की एक्यूरेसी इस टेस्ट में होनी चाहिए. सो जितनी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, उतनी ही उस टेस्ट की वैलिडिटी ज़्यादा होती है. ओके, एंड इफ यू सी नॉर्म्स, द नॉर्म्स ऑल्सो इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट. ओके, इसका मतलब ये होता है कि वी शुड डिवाइज द नॉर्म्स और एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ ग्रुप. ओके, इसकी मदद से वी कैन डू द कंपैरिजन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस. ओके, हर एक इंडिविजुअल के जो परफॉर्मेंसेस होते हैं उनको हम कंपेयर कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं through the norms characteristic of the standardized test. That's why here your correct option should be option 1, that is subjectivity, because this is not the characteristic of standardized test. The disciplinary origin of ethnography lies in. Now ethnography का जो disciplinary origin है, ओके, वो किस में होता है, वेदर वो फिलोसॉफी में होता है या फिर एंथ्रोपोलॉजी में होता है या फिर सोशियोलॉजी में होता है या फिर मल्टी डिसिप्लिनरी में होता है. ओके, एथनोग्राफी तो हमने कई बार पढ़ा है कि एथनोग्राफी ये एक रिसर्च टाइप है और रिसर्च मेथड है जिसमें हम कल्चर के बारे में स्टडी करते हैं कि अगर कोई भी कल्चर कैसे डेवलप होता है, उनके बीच में रिलेशनशिप कैसे होते हैं, मतलब कल्चर में ही इंडिविजुअल्स के बीच में रिलेशनशिप कैसे होते हैं. कल्चर में डिफरेंट ग्रुप्स भी होते हैं, सो उन ग्रुप्स के बीच में डिफरेंस कैसे होते हैं, उनको कैसे डेवलप किया गया है. सो इसके बारे में स्टडी करना यानी कि एथनोग्राफी.
सो इसका मतलब यह है कि एथनोग्राफी का जो ओरिजिन है वो भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए जिसमें भी हम कल्चर के बारे में, सोसाइटी के बारे में स्टडी करते हैं. दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट ऑप्शन शुड बी व्हाट, एंथ्रोपोलॉजी. बिकॉज एंथ्रोपोलॉजी आमतौर पर ये एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसमें बेसिकली आप ह्यूमन सोसाइटीज़ के बारे में स्टडी करते हो, ह्यूमन कल्चर्स के बारे में स्टडी करते हो, एंड उनको कैसे डेवलप किया गया है उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करते हैं. That's why the origin of ethnography is nothing but what comes under what, anthropology. Okay, so this is your correct answer. If you say philosophy, sociology, multidisciplinary, then all of these are the disciplines जिसमें basically आप कुछ अलग अलग हिस्सों के बारे में स्टडी करते हो. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फिलोसॉफी एक डिसिप्लिन है जिसमें आप फिलोसॉफी के बारे में स्टडी करते हो, मतलब कोई भी चीज़ कैसे इवोल्यूशन हुई है, मतलब उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है उसके बारे में आप स्टडी करते हो, मतलब फिलोसॉफी. ओके, बिकॉज फिलोसॉफी में काफ़ी अजम्पशंस ही होते हैं. ओके, यहाँ पे अजम्पशंस के ऊपर ही ज़्यादातर स्टडी किया जाता है. सोशियोलॉजी में बेसिकली आप सोसाइटीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे कि सोसाइटी में इंडिविजुअल्स एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करते हैं, एंड एज वेल एनवायरनमेंट के साथ ह्यूमन बींग्स का कनेक्शन कैसा रहा है इसके बारे में स्टडी करते हैं. ओके, बट सोशियोलॉजी में डेवलपमेंट के बारे में ज़्यादातर स्टडी नहीं किया जाता है. दैट्स वाई इट डज नॉट कम्स अंडर द ओरिजिन ऑफ एथनोग्राफी. मल्टीडिसिप्लिनरी एज द नेम सजेस्ट, इसमें काफ़ी सारे डिसिप्लिन्स होते हैं, जैसे कि फिलोसॉफी है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है. सो काफ़ी सारे डिसिप्लिन्स एक ही डिसिप्लिन में होते हैं. सो इसका मतलब होता है व्हाट, मल्टीडिसिप्लिनरी. पुअर बैकग्राउंड इन टर्म्स ऑफ प्रीवियस लर्निंग एंड जनरल नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज टर्म्ड एज. ओके, सो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि कम्युनिकेशन सब्जेक्ट में अगर हमें प्रीवियस लर्निंग के बारे में पुअर नॉलेज है, अगर कम्युनिकेशन सब्जेक्ट में हमारा जो जनरल नॉलेज है वो भी पुअर है या फिर उसका बैकग्राउंड पुअर है, देन इस टर्म को आप क्या बोलोगे? वेदर यू विल कॉल इट एज एक्सटर्नल बैरियर, इंटरनल बैरियर, सिचुएशनल बैरियर, फिजिकल बैरियर. किसी भी सब्जेक्ट में पुअर नॉलेज होना या फिर नॉलेज का बैकग्राउंड पुअर होना, सो इसका मतलब यह होता है कि हमारे लिए उस नॉलेज को हासिल करना एक बैरियर है. एंड दैट्स यहाँ पे आपको सभी ऑप्शंस बैरियर दिए हैं. एक्सटर्नल बैरियर एज द नेम सजेस्ट, यानी कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से बैरियर आती है. इफ़ यू सी इंटरनल बैरियर, देन इंटरनल बैरियर में बेसिकली इंडिविजुअल्स के जो ओन एक्सपीरियंसेस होते हैं उनकी वजह से बैरियर्स आती है, मतलब जैसे कि उनके इमोशनल फैक्टर्स हो, उनके माइंड सेट्स हो, उनकी वजह से. ओके, इफ़ यू सी सिचुएशनल बैरियर, देन सिचुएशनल बैरियर ये बेसिकली सिचुएशंस की वजह से आती है. एंड इफ़ यू सी फिजिकल बैरियर, देन फिजिकल बैरियर ये बेसिकली कम्युनिकेशन में आती है, बिकॉज अगर हम रॉन्गली इंटरप्रेट करते हैं मैसेज को. सो ये जो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन होता है ये बेसिकली जो हमारा लर्निंग का पुअर बैकग्राउंड होता है उसकी वजह से होता है. एज वेल हमारा जो जनरल नॉलेज है उसका अगर बैकग्राउंड सही नहीं है, विद इफ़ इट इज़ पुअर, देन उसकी वजह से ये फिजिकल बैरियर क्रिएट हो जाती है. सो यहाँ पे जो फिजिकल बैरियर कम्युनिकेशन सब्जेक्ट में क्लियर हुई है वो बेसिकली पुअर लिसनिंग की वजह से हुई है. एंड पुअर लिसनिंग इज नथिंग बट व्हाट, अ फिजिकल बैरियर इन द सब्जेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन. दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट ऑप्शन शुड बी व्हाट, ऑप्शन 4, दैट इज फिजिकल बैरियर. ओके, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन. The population census carried out by the government of India can be example of. So government of India जब population census करता है then वो किस प्रकार का research study है, whether it is research type of historical research, case study, descriptive survey, then causal research. Now students, population census का मतलब होता है कि population को count करना. Okay, so government of India 10 साल में पॉपुलेशन सेंसस को करता है, एंड उसे करने के लिए वो सर्वे मेथड का इस्तेमाल करता है. सर्वे मेथड में बेसिकली जो इंडिया में लोग रहते हैं, उनको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपके फैमिली का पॉपुलेशन क्या है, आपके फैमिली में कितने लोग रहते हैं. दैट्स वाई पॉपुलेशन सेंसस ये बेसिकली एक डिस्क्रिप्टिव सर्वे है जिसमें बेसिकली आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस
पूछते हैं टू योर रिस्पोंडेंट्स एंड रिस्पोंडेंट्स आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स प्रोवाइड करते हैं. ओके, द केस स्टडी मेथड लेज स्ट्रेस ऑन. नाउ केस स्टडी मेथड ये बेसिकली किस पर स्ट्रेस करता है, मतलब इसमें से कौन से ऑप्शन के ऊपर वो ज़्यादा फोकस रहता है, वेदर इट इज़ जनरलाइजेशन, वेदर इट इज़ यूनिक क्वालिटीज़, वेदर इट इज़ प्रेडिक्शन, वेदर इट इज़ कॉजल कनेक्शंस. नाउ स्टूडेंट्स, केस स्टडी मेथड ये एक क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है जिसमें बेसिकली आप एक ही यूनिक इंडिविजुअल पर, एक ही यूनिक इवेंट पर, एक ही यूनिक सिचुएशन के ऊपर स्टडी करते हो. दैट्स वाई केस स्टडी मेथड का जो फोकस होता है वो बेसिकली यूनिक क्वालिटीज के ऊपर होता है. ओके, दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन 2, दैट इज यूनिक क्वालिटीज. ओके, सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन. ये बहुत इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट्स. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड जितना भी मैंने इस सेशन में आप सभी के साथ डिस्कस किया है. बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. मैं आप सभी को रिप्लाई करूंगी. ओके